ईरान में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पायलट लापता है। इस पायलट की सुरक्षात्मक स्थिति अमेरिका ईरान युद्ध की दिशा को परिवर्तित करने की ताकत रखती है। किस प्रकार से रखती है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस पूरी खबर के संदर्भ में आपको जेनेवा कन्वेंशन के बारे में भी जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। जेनेवा कन्वेंशन किसको प्रिजनर ऑफ वॉर घोषित करता है और प्रिजनर ऑफ वॉर की सुरक्षा को निर्धारित करने के किस प्रकार के उपाय करता है, ये सब जानना आपको बेहद महत्वपूर्ण है। तो इन सभी पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ईरान ने हाल ही में दावा किया कि उसने अमेरिका के F-15 जो लड़ाकू विमान है उसको मार गिराया। अमेरिकन मीडिया के अनुसार इसमें 2 क्रू मेंबर थे, जिसको एक क्रू मेंबर को अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के द्वारा बचा लिया गया और एक क्रू मेंबर जो है वो लापता है। खोजी अभियान के दौरान अमेरिका के जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं उनका इस्तेमाल किया गया। इन पर भी ईरानी सेना के द्वारा हमला किया गया, लेकिन ये सुरक्षात्मक रूप से निकलने में कामयाब रहे ईरानी वायु सीमा से। साथ ही ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने अमेरिका के एक A-10 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को भी एक तरह से नष्ट कर दिया है। तो ये खबरें आई हैं। अब इस पायलट की जो सुरक्षात्मक स्थिति है, ये भविष्य के युद्ध की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही जेनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 4 सीधे तौर पर यह कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के दौरान आर्म्ड फोर्सेस का कोई सदस्य, क्रू मेंबर अगर पकड़ा जाता है ओपोनेंट के द्वारा, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। और इस प्रिजनर ऑफ वॉर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी तय किए गए हैं इसकी सुरक्षात्मक स्थिति को तय करने के लिए। तो वे महत्वपूर्ण अधिकार प्रिजनर ऑफ वॉर के क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपके जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए, आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से सुनिश्चित करने के लिए दृष्टि संस्थान ने कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर यहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब जिनेवा कन्वेंशन को थोड़ा सा जान लेते हैं। वो जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जो जिनेवा कन्वेंशन है 1949 का, जिनेवा कन्वेंशन 1949 का आर्टिकल 4 के बारे में आपको बता दिया गया है कि किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष के दौरान अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का सदस्य, क्रू मेंबर या मिलिशिया का मेंबर ओपोनेंट के द्वारा पकड़ा जाता है, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। जो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है उसकी जो गिरफ्तारी होती है वो वस्तुतः सजा नहीं होती है। उसकी गिरफ्तारी को सजा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसके लिए एक सुरक्षात्मक उपाय होता है। इसको केवल युद्ध में भाग लेने के लिए ही इसको सजा नहीं दी जा सकती है। यह निर्धारित किया गया है जेनेवा कन्वेंशन में। साथ ही एक आर्टिकल बेहद महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 सीधे तौर पर कहता है कि इसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना बेहद जरूरी है। इसका अपमान नहीं किया जा सकता, इसके साथ हिंसा नहीं की जा सकती, इसके साथ इस प्रकार की हिंसा नहीं की जा सकती कि इसकी मौत हो जाए। साथ ही इसको डराने की भी मनाही होती है आर्टिकल 13 के अंतर्गत। साथ ही आप ये भी मानिए कि इसको शारीरिक और मानसिक यातनाएं भी नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें तय की गई हैं, जैसे आर्टिकल 17 के अंतर्गत यह तय किया गया है कि इससे कुछ खास प्रकार की ही जानकारी मांगी जा सकती है, हर तरह की जानकारी नहीं मांगी जा सकती। जैसे किस तरह की जानकारी मांगी जा सकती है? इसका नाम पूछा जा सकता है, इसकी डेट ऑफ बर्थ इससे पूछी जा सकती है, इसकी रैंक इससे पूछी जा सकती है, इसका सर्विस नंबर भी इससे पूछा जा सकता है। यही कुछ जानकारी है जो उसके मांगी जा सकती है। साथ ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अनुसार अगर ये घायल है, इसको चोट हुई है, तो इसको मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना और साथ ही इसको मुफ्त में खाना दिया जाना भी
बेहद जरूरी है, ये भी आर्टिकल 15 तय करता है। और साथ ही जब युद्ध खत्म हो जाए तो इसके घर पर, इसके स्वदेश में वापसी भी सुनिश्चित की जानी होती है। तो ये सारे जिनेवा कन्वेंशन में चीजें तय की गई है। यहां पर स्थिति क्या है? यहां पर स्थिति यह है कि ईरान अगर इसको पकड़ लेता है, कई तरह की सिनेरियो उभरते हैं इस पायलट की सुरक्षात्मक स्थिति को लेकर के। किस तरह की में सिनेरियो है? जैसे एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ईरान अगर इस पायलट को पकड़ लेता है और उसकी गिरफ्तारी को सार्वजनिक कर देता है किसी फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो जो अमेरिकी राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, इवन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उस पर अमेरिकी जो जनता है उसका मीडिया के माध्यम से एक दबाव आ सकता है, कांग्रेस के माध्यम से भी आ सकता है, जो जो इस पायलट की फैमिली है उसके माध्यम से भी आ सकता है, जनता के माध्यम से भी आ सकता है। और इससे अमेरिका अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में परिवर्तन भी कुछ कर सकता है, युद्ध की दिशा को बदल सकता है। साथ ही दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ईरान इस पायलट की गिरफ्तारी को गुप्त रख सकता है और इसको बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका के साथ। और बार्गेनिंग के लिए अगर इस्तेमाल करेगा तो वो स्थिति क्या होगी कि अमेरिका को उसके ऑपरेशन को रोकने के लिए कह सकता है, जो ऑपरेशन उसके द्वारा चलाया गया है, तो ऑपरेशन को रोकने के लिए कह सकता है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी कुछ बातें हो सकती हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो अवस्थिति है, जिससे ऊर्जा व्यापार बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर जोड़ता है। तो इस तरह की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अगर अमेरिका के द्वारा पायलट को बचाने के लिए कोई ऑपरेशन चलाया जाता है या ईरान द्वारा पायलट को पकड़ने के दौरान इस पायलट की मृत्यु हो जाती है, तो यह स्थिति बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि अमेरिकी जनता का किसी भी रूप में यह दबाव अमेरिकी सेना एस्टेब्लिशमेंट पर आ सकता है कि आप रिटेलिएट करें, इसका एक तरह से बदला लें, रिटेलिएट करने की डिमांड हो सकती है। और ये स्थिति युद्ध को और ज्यादा विस्तारित कर सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के सिनेरियो उभर सकते हैं और इन सारे सिनेरियो के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक प्रभाव होंगे। यानी पायलट का जो स्थिति है, उसकी जो सुरक्षात्मक स्थिति है, ये इसका न केवल राजनीतिक महत्व है, सैन्य महत्व है, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बेहद ज्यादा एक तरह से ये कूटनीति को भी प्रभावित कर सकता है। इन सारी चीजों को प्रभावित करने की ताकत इसमें है और इसलिए माना जा रहा है कि इस पायलट की जो सुरक्षात्मक स्थिति है, ये युद्ध की दिशा को निर्धारित करने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकती है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार पकड़े गए सैनिक को प्रिजनर ऑफ वॉर माना जाता है। दूसरा कथन है प्रिजनर ऑफ वॉर को युद्ध में भाग लेने के कारण सजा दी जा सकती है। तीसरा कथन है प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ मानवीय व्यवहार करना अनिवार्य है। सही कथन चुनिए। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन, सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जिनेवा कन्वेंशन को पूरी तरह से समझ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।